हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जिसमें ये 10th क्लास की एनसीईआरटी मैं कवर कर रही हूँ, जिसमें आज हमारा चैप्टर 4 चैप्टर है। तो आज उस पर हम बात करेंगे। और इसके पहले मैंने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर दिए, जिसमें पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, उसके बाद डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है। आज मैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पे बात करूंगी। ये सारे टॉपिक्स आपको प्रीलिम्स में नहीं तो लेकिन हेल्प करेंगे मेंस आंसर राइटिंग में, यानी कि जब मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें ये तो सारे टॉपिक्स, उसमें जो सोशल जस्टिस उसमें आप देखेंगे ना, कवर करेंगे। तो जो सिलेबस है जो उसमें सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस नाम का जो सब्जेक्ट यानी कि जो वो है सिलेबस में है आपके, तो उसमें ये कवर करेगा। और उसके साथ साथ थोड़ा सा चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड भी मिलेंगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कि किस में कौन से आर्टिकल्स में ये सारी बातें करी गई हैं ये भी। और उसके साथ साथ ये टॉपिक जो है ये जीएस फर्स्ट में यानी जीएस 1 में जो सोसाइटी का टॉपिक है उसमें उसमें मैच करेगा। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। यानी कि जैसे देख सकते हैं कि एनसीईआरटी 10th क्लास की जो है पॉलिटिकल साइंस की बुक है। और इसके बाद रिमेनिंग ये जो चैप्टर्स हैं इसको भी कवर करेंगे सीक्वेंस से, यानी कि पॉपुलर स्ट्रगल एंड मोमेंट्स है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यानी ये 8 चैप्टर्स हैं टोटल, उसको भी कवर करेंगे टाइमली। और हमारा चैप्टर का नाम है यानी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, यानी हम जिसमें जेंडर पे बात करेंगे वो सब कैसे है क्या है। उसके बाद हम रिलीजन पे बात करेंगे, उसके साथ साथ कास्ट पे बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट इरेजर ले लें यहाँ पर। तो अगर हम इस पर बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट एंड डिवीज़न पे बात कर लें तो पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न, यानी थोड़ा सा अगर ऐसे पब्लिक का बात कर लें तो पब्लिक यानी कि जो सबके लिए होता है, अलाउड होता है उस पर। और जो प्राइवेट होता है यानी पर्सनली होता है, जो अपने पर्सनल से होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि इसमें थोड़ा सा अगर एक वर्ड्स लिखा गया है, यानी कि boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is housework and bringing up children, यानी कि इसमें लिखा है, यानी ये चैप्टर का जो टॉपिक है ये कह रहा है कि जो वीमेंस होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर का काम करना और बच्चे पालना होता है। और जो मेन का है, जो बॉयज़ हैं, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाहर का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यानी कि ये दिखाता है सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि वीमेन को यानी जो सेक्स के अकॉर्डिंग डिवीज़न किया गया है, यानी कि जेंडर वाइज डिवीज़न किया गया है वर्क का, तो लेबर का डिवीज़न किया गया है, उस पर ये बात करते हैं टॉपिक। तो यहाँ कह रहा है कि जो वीमेन होती हैं घर का टोटल काम करती हैं, यानी जैसे कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन, यानी ये सारे काम आपने देखा है कि बच्चों मम्मी आपने घर कुछ भी नहीं, मम्मियों को देखा होगा, घर में जो मम्मियाँ होती हैं वो घर का सारा काम करती हैं, बच्चे भी पालती हैं, उसके साथ साथ खाना बनाना, सबकी केयर करना, ये सारी चीज़ें करती हैं। और जो मेन होता है वो आउटसाइड वर्क करता है, यानी आउटसाइड मतलब घर के बाहर जो, यानी कि जो फाइनेंशियल इनकम वो जो है लाता है एक तरीके से। तो उसकी बात करें तो यानी कि वो जो है आउटसाइड वर्क करता है, यानी पैसे कमाता है लेकिन घर के बाहर काम करता है। वही सेम अगर काम घर में मम्मियाँ करती हैं तो उनके लिए कोई प्राइज़ नहीं है, यानी कोई पे नहीं किया जाता, कोई मनी यानी पेड वर्क उनको नहीं कहा जाता। लेकिन अगर वहीं पर मेन जो काम करते हैं दूसरे घर में करते हैं, यानी अपने घर में नहीं करते, दूसरे के यहाँ करते हैं, बाहर जो काम करते हैं उनके लिए पेड वर्क होता है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ ये भी कहते हैं कि ऐसी कि वीमेन का है कि वाटर कलेक्ट करती हैं। वाटर यानी कि अब तो नहीं है, अब तो घर में तो हर घर में नल की व्यवस्था है, टैब होता है। जो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके घर में आपने देखा टैब है, वहाँ पानी आता है। और जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं यहाँ पे टैब का सिस्टम हो गया है, यहाँ पर पर्सनली अपना एक नल लगवा लिया जाता है, मोटर लगवा ली जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो और उसके साथ साथ हम बात करें तो कलेक्ट फ्यूल, यानी कि जो पहले होता था, अब तो थोड़ा सिस्टम अब के ये पहले के पर्सपेक्टिव से लिखा गया, लेकिन आप करंट से भी अगर रिलेट करेंगे तो उसमें हुआ क्या कि पहले जो रूरल एरिया में वीमेंस होती थी वो जाकर के फ्यूल इकट्ठा करती थी। फ्यूल मतलब लकड़ियाँ ले आती थी बाहर जंगलों से, यानी कि बाहर जैसे बगीचा जो भी हो तो वहाँ से लकड़ियाँ ले आती थी खाना बनाने के लिए। और उसके साथ साथ फील्ड में भी वर्क करती थी, खेतों में भी काम करती थी।
और वहीं पर मेन रूरल एरिया में हो गई, और अर्बन एरिया में जो वीमेन होती थी वो मिडिल क्लास वीमेन के यहाँ, मतलब जो मिडिल क्लास पर्सन होते थे उनके यहाँ लेबर एज अ लेबर वर्क करती थी। यानी जो यहाँ रूरल एरिया की जो पुअर वीमेंस हैं उनकी बात करें तो वो लोग तो ये सारे काम करती थी, फ्यूल इकट्ठा करके खाना बनाना, ये सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ एक वर्क उनके पास होता था सिर्फ अर्निंग का, तो वो खेतों में काम करना होता था। लेकिन अगर वहीं पर पुअर वीमेन जो अर्बन एरिया की होती थी उनके लिए बात करें तो वो जाकर के मिडिल क्लास फैमिली, यानी जो सिटी में देखेंगे थोड़ा सा यानी कि हर घर में एक हेल्पर होती हैं, तो एज अ हेल्पर वीमेन वर्क करती हैं उनके यहाँ। जैसे उनके यहाँ सफाई करना है, यानी छोटे छोटे जो हेल्पिंग या डोमेस्टिक वर्क हैं उनको सारे करना, तो ये सारे काम करती हैं। या फिर और थोड़ा सा हाई क्लास होती हैं, मतलब मिडिल क्लास की जो वीमेन होती है वो ऑफिसर में वर्क करती हैं। ऑफिसर यानी कि थोड़ा सा फिर ये हो जाता है कि थोड़ा सा पढ़ी लिखी होती हैं तो अर्निंग करती हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके अर्निंग के रिसोर्सेज हैं। तो जिसमें उनको पेड वर्क दिया जाता है, यानी कि जो है वीमेंस को, यानी यहाँ पर पैसे पे किए जाते हैं। लेकिन वी अगर यहाँ देखा जाए जो पर्सनली घर में करती हैं उसको केयर एथिक्स कहा जाता है, सॉरी केयर इकोनॉमी कहा जाता है, माय बैड। तो केयर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आपने नहीं सुना होगा, नई टर्म है, आप इसको याद रखिए, वो इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है। तो मेंस में तो केयर इकोनॉमी की बात करें तो केयर इकोनॉमी का मतलब है जिस, यानी कि जिसे मैक्सिमम तो इसमें 95% तो वीमेन के लिए ही रोल इसमें प्ले किया गया है, यानी वीमेंस का ही रोल होता है। कि उसमें क्या होता है कि केयर इकोनॉमी में यानी बच्चों का जो केयर करना होता है, यानी जो घर में ओल्ड एज होते हैं जो है आदमी यानी पर्सन, उनकी भी केयर वीमेन ही करती है मैक्सिमम। क्योंकि मेन के पास एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अर्निंग करता है, वो बाहर ही रहता है, तो घर की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी वो वीमेन के पास होती है, तो वो केयर इकोनॉमी में आ जाता है। यानी कि अनपेड होता है, उसका कोई पे नहीं किया जाता, लेकिन करती पूरे वो ऑनेस्टली ही हैं। उसके आगे हम बात कर ले तो थोड़ा सा यहाँ पर एक सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर लिखा गया, यानी एक टर्म है, इसको आप याद करिए। यानी सेक्स के अकॉर्डिंग डिवीज़न किया गया है लेबर का, यानी जेंडर बेस्ड, यानी कि वीमेंस का और मेन का जो वर्किंग आपने देखा है कि वर्क जो है वो डिवाइड है। यानी कुछ वर्क तो मेन के लिए स्पेशली बने हुए, कुछ वीमेन के लिए। अब तो थोड़ा सा वीमेन भी इसको काउंटर कर रही हैं, वो सभी एरिया में अपना सेक्टर में अपना वर्क करती हैं, अर्निंग भी करती हैं। पैसे की बात रही तो अर्निंग भी करने लगी वीमेंस हर सेक्टर में, चाहे वो आप साइंटिस्ट देख लीजिए, चाहे वो जो है लिटरेचर, मतलब सॉरी जो एक तरीके से प्रोफेसर्स, जितने भी सेक्टर्स हैं सारे एरिया में कवर करती, चाहे ऑफिसर्स हों या फिर जो है अगर लेबर से लेकर के पूरे हाई जहाँ तक मेन काम करता है, वो हर सेक्टर में, मिलिट्री में भी वीमेंस का एक अच्छा अपना रोल प्ले करती है, क्रूशियल रोल है। आपने देखा ही है। और थोड़ा सा मैं बताऊं, जैसे कि बिहार में पूरे अपने इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा पुलिस वीमेन है। आपने देखा कि पुलिस में भी बहुत ज़्यादा गर्ल्स होती हैं, तो 29% है। अब तो और बढ़ गया होगा, ये 1 साल पुराना डेटा मैं बता रही हूँ कि 2024 का है, जिसमें जो है 24 अप्रॉक्सीमेटली 3 का है, ये 4 का नहीं कह सकते, जिसमें 29% वीमेंस पुलिस में ही, वहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि बिहार सबसे इलिटरेट स्टेट कहा जाता है, जिसमें 29% वीमेन पुलिस में है, यानी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वीमेंस वहाँ हैं। तो यानी कि आप देखते हैं कि हर सेक्टर में वीमेंस अपना परचम लहरा रही हैं। तो एक तरीके से उनके पास ये बायसनेस करना ज़रूरी नहीं है। ये मत सोचिए कि मैं एक वीमेन हूँ तो उसके बेस पे करें, ऐसा नहीं है। वीमेंस के पास बहुत कैपेबिलिटी होती है, आपने देखा है। घर में मम्मियों को देखेंगे कि वो बीमार भी रहती हैं तब भी सारे वर्क करती हैं। तो ये सारी चीज़ें, और थोड़ा सा हम बात कर लें तो यहाँ बात करें कि रिजल्ट ऑफ दिस, सॉरी एक मिनट, result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, in minimal in मोस्ट सोसाइटीज़। यानी कहा जा रहा है कि ये सारे वीमेंस काम तो करती है, लेकिन वीमेन का रोल जो है पॉलिटिक्स में बहुत कम है। यानी कि सोसाइटी में जो उनका एक रोल, जो एक क्या कहते हैं अहम हिस्सा होना चाहिए, एक क्रूशियल रोल होना चाहिए, वो सोसाइटी में आपको, यानी रोल तो प्ले करती हैं, लेकिन उनका उस बेस पे नाम नहीं होता कि क्रूशियल रोल, यानी जैसे बेडरॉक एक तरीके से कहा जा सकता है वीमेंस को, लेकिन वो उनको वो स्टेटस नहीं मिलता है। आगे हम बात कर ले तो अर्लियर ओनली मेन वेयर अलाउड अ पार्टिसिपेट इन द पब्लिक अफेयर। यानी कि पहले तो होता था, आपने देखा भी है कि 1920 से पहले, एक मिनट, 20 से पहले आपने देखा कि यूएसए में भी जो है, यूएसए यूके बहुत सारे जो डेवलप्ड, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ कहे जाते हैं, उन्होंने भी वीमेंस को वोटिंग राइट्स नहीं दिया था।
पहले अब इंडिया में भी था, लेकिन इंडिया में पर्टिकुलरली देखा जाए तो यहाँ भी पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ तो हम पहले के लिए इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसके पहले तो अंग्रेज़ों का शासन था पर्टिकुलरली, तो इसलिए नहीं। लेकिन वीमेंस को इन सब चीज़ों में यानी पब्लिक अफेयर यानी जो पब्लिक में वर्क करना, इसके साथ साथ वोट डालना या पब्लिक पॉलिसीज़ यानी पब्लिक ऑफिसेज में वर्क करना, पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट करना जो है पॉलिसी में, यानी कि इन सब चीज़ों में वीमेंस का कोई रोल नहीं था। उसके साथ हम बात करें तो ग्रेजुअली द जेंडर इशूज़ वाज रेज्ड इन द पॉलिटिक्स, यानी फिर धीरे धीरे जेंडर इशूज़ होने लगा, पॉलिटिक्स में वीमेंस का रोल बढ़ने लगा, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। उसके साथ बात करें तो वीमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स, यानी कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि उसके पहले तो आपको मैंने बताया कि पहले तो वो पूरे वर्ल्ड में ऐसा था कि वीमेंस को वोटिंग राइट्स नहीं था, यानी वोटिंग राइट्स वीमेन के लिए नथिंग था, इनके लिए इम्पॉसिबल, यानी कि एक तरीके से जैसे अभी होता है ना कि कभी कभी आपने घर में देखा होगा, इंडिया है, इंडिया में पैट्रियार्की सिस्टम अभी भी है, काफ़ी हद तक है, यानी कि कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शन मानेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा अभी भी पैट्रियार्की सिस्टम है, पैट्रियार्कल है थोड़ा सा। हाँ, जैसे ये होता नहीं कि अगर मैं एक बात करूँ बैलेंस की, एक मिनट, तो बैलेंस की मैं बात करूँगी यहाँ पर, तो बैलेंस ऐसे है, यहाँ मैट्रियार्की है, यहाँ पैट्रियार्की है, ठीक, ये बैलेंस है। कुछ कभी कभी इधर टिल्ट हो जाता है, कुछ इधर टिल्ट हो जाता है, तो इसलिए जो है पहले यानी कि पहले पैट्रियार्की इधर ही था, यानी टोटली पैट्रियार्कल सिस्टम था, फिर थोड़ा सा इधर टिल्ट हो गया तो ये मैट्रियार्की हो गया, लेकिन इधर कभी टिल्ट हुआ नहीं। तो अब बैलेंस है कि अब वीमेंस के लिए सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि वीमेंस ने अपना परचम लहराया सोसाइटी में हर सेक्टर में, चाहे कल्पना चावला देख लीजिए, चाहे एक्टिंग में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब टिल्टेड है, थोड़ा सा मतलब मैट्रियार्कल सिस्टम का ये सिस्टम है, मैट्रियार्की तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम है कि वीमेंस की बात सुनी जाती है, कहीं कहीं एक्सेप्शन है, नहीं तो अब थोड़ा सा वीमेंस के भी ओपिनियंस को फॉलो किया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो आगे हम बात कर ले तो यहाँ कहा जा रहा है कि यानी कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सॉरी, तो इसलिए जब वीमेंस बहुत ज़्यादा एजिटेट हो गई, उन्होंने देखा कि हम इतना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इनके लिए पूरी मतलब एक तरीके से सेक्रीफाइस कर देते होल लाइफ का, और इन लोगों ने हमें कुछ भी नहीं समझा, तो इसलिए वो एजिटेट हो गई, उन्होंने राइट्स मांगा, उन्होंने कहा कि हमको भी भाई उसका राइट्स चाहिए, यानी कि वोटिंग राइट्स चाहिए, हमको भी वो सारे राइट्स चाहिए, जैसे कि एक मेन का होता है जो इक्वलिटी है। यहाँ पर अगर इक्वलिटी को थोड़ा सा मैं प्रूफ ही कर मतलब मीन्स डिफाइन कर दूँ, तो इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि जो मेन समझते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं, इक्वलिटी का मतलब है कि ठीक है, अगर गॉड ने हमको थोड़ा सा डिफरेंट बॉडी डिफरेंट पर्सनालिटी दी है, लेकिन हमको यहाँ आर्टिफिशियल मेरे साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि अगर लेकिन गॉड ने हमें भी तो उतना ही माइंड दिया जितना आपको दिया है, यानी मेन को दिया है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर जो है ठीक है, गॉड्स ने हमें थोड़ा सा डिफरेंट बनाया, यानी कि अगर डिफरेंट नहीं बना होता तो मेन और वीमेन में डिफरेंस ही क्या रह जाता। तो ये बात करें तो यहाँ पर अगर गॉड की, तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, आर्टिफिशियल जो आपने जेंडर बायस क्रिएट कर दिया है उसे मत करिए, सिर्फ जो हाँ मेरे अकॉर्डिंग जो वर्क्स हैं वो दीजिए, हमें ट्रेनिंग दीजिए, हम भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो है यहाँ पर इक्वलिटी की बात यही है कि हमें मेन का कोई रोल नहीं प्ले करना है, यानी मेन का अगर स्टेटस नहीं अचीव करना है, हमें अपना पर्सनल जो हमारा स्टेटस है उसको क्लियर करना है। तो आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इक्वल राइट्स का मतलब वही हुआ कि यानी कि जो भी नेचर ने हमें दिया है, यानी अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो हमें भी उतनी ही दी जाए, क्योंकि हम भी उतने ही यानी कि डिटर्मिनेशन से काम करते हैं जितना कि एक मेन करते हैं, यानी वो सारे प्रोसेस हम भी तो एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं तभी हम भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे हम बात कर ले तो देयर वेयर एजिटेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू वीमेन, यानी कि इस तरीके से एजिटेशन बढ़ने लगा और फिर कंट्रीज भी परेशान होने लगी। और कंट्रीज़ का परेशान होने का रीज़न एक मैं बता दूँ तो 1914 का आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। बहुत रेयर केस ही कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा। आप हमें उसका टाइम पीरियड वो करके दीजिएगा, कब से कब तक फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ, कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। तो वर्ल्ड वार जब हुआ था 1914 में, तो हुआ क्या कि बहुत जितने भी मेन थे होल वर्ल्ड, यानी कि होल वर्ल्ड क्या यूरोपियन कंट्रीज ही लड़ रही थी। उसमें हम अदर बात करेंगे, थोड़ा सा यहीं पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर वर्ल्ड वार की बात करने लगेंगे तो हम साइंस में हिस्ट्री में चले जाएंगे, तो हम पॉलिटी बेस्ड थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि तो जब वीमेन जब वहाँ पर मेन यानी कि
सारे जो मेन थे वो लड़ाई करने चले गए यूरोपियन कंट्रीज़ के। तो धीरे धीरे सब कुछ जाना जो सेक्टर था, यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख लीजिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर देख लीजिए, सर्विस सेक्टर देख लीजिए, सब जगह मेन की कमी हो गई क्योंकि वो लोग लड़ने चले गए और यहाँ पर ये सारे सेक्टर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। तो इन्फ्लेशन आने लगा। तो वीमेंस ने देखा कि ये सारी चीज़ें अगर गड़बड़ हो जाएंगी तो हम लोग कैसे जिएंगे। तो वीमेंस ने सारा सेक्टर संभाल लिया। तो वीमेंस ने एक तरीके से हॉस्पिटैलिटी देने लगी, हॉस्पिटल में वर्क करने लगी, ये सारे काम जो एग्रीकल्चर भी संभालने लगी, मैन्युफैक्चरिंग भी देखने लगी, सर्विस सेक्टर भी जब इन लोगों ने संभाला तो मैंने देखा कि वीमेंस भी अच्छा रोल प्ले करती हैं, यानी अच्छे से मैनेज करती हैं सब कुछ। तो ये मेन को इसलिए जो है वोटिंग राइट्स दिया गया 1920 में। अमेरिका ने यानी कि वोटिंग राइट्स वीमेंस को दे दिया। तो इस तरीके से फिर डिफरेंट कंट्रीज़ ने डिफरेंट टाइम पे दिया। आगे बात करें तो दीज एजिटेशन डिमांडेड इन्हांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वीमेन एंड इम्प्रूव, यानी ये सारे सिस्टम से फिर धीरे धीरे इन्हांस हुआ वीमेंस की स्टेटस। तो ये सारे यानी कि थोड़ा सा आप इसे देखेंगे एक स्टेयर बना था, यानी कि रैपिडली नहीं ग्रेजुअली चेंजेस आया था। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दियर एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि उनको धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई गई, यानी कि उनको एजुकेशनल राइट्स दिया जाने लगा कि वो एजुकेशन ले सकें, यानी बेसिक एजुकेशन ले सके, फिर हायर एजुकेशन जो भी जैसे अवेल हो ले सके। उसके बाद अपने करियर को जो अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि करंट टाइम में आप देखते हैं कि ना वीमेंस को यानी गर्ल्स को भी सेम अपॉर्चुनिटी दी जाती है जो उसको भाई को दी जाती है कि वो भी अपने करियर को जाकर सेट कर सके। उसे जो भी यूपीएससी क्लियर करना है, नीट करना है, जेई करना, जो भी यानी कि अपने लाइफ का जो भी करियर गोल हो वो अपना बनाए, यानी कि उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, सारी यानी कि सारी चीज़ों पे वो अपना सेक्टर पे कवर कर सकती है। तो उस तरीके से उनको भी धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाने लगी। आगे हम बात कर ले तो मोर रेडिकल वीमेंस मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी एट इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, यानी जब इस तरीके से वीमेंस का जो मूवमेंट्स होने लगे तो जिसका एम था यानी कि बहुत सारे मूवमेंट्स होने लगे 1920 के बाद से, तो और ही ज़्यादा यानी उसके पहले से ही होने लगे थे। 1850 के बाद से, यानी कि जब से मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद से वीमेंस का भी वर्क बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे लोगों ने भी समझा और वीमेंस ने भी अपना स्टेटस जाना कि हमें भी तो मेरे पास भी तो इतने सारे स्किल्स हैं, हम क्यों नहीं अर्निंग कर सकते। क्योंकि मैन आप मैक्सिमम आपको थोड़ा सा बायसनेस नहीं, मैं बेसिक बताऊँ कि अगर वीमेन अर्निंग नहीं करती है और मैन अर्निंग करता है तो उसके ऊपर डोमिनेटेड होता है, लेकिन अगर वीमेन अर्निंग करती है तो वो जो है एक तरीके से फैमिली पे डोमिनेटेड होती है। अगर डोमिनेशन नहीं कहूँ तो वो एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, किसी के ऊपर बर्डन नहीं होती है। तो इस तरीके से बात करें तो यानी कि यहाँ बात करें तो उसका भी यही एम था, यानी जो वो मोमेंट्स थे उनका भी यही एम था कि फैमिली को एक अच्छा सेटल करना, अपनी पर्सनल फैमिली के लिए अर्निंग करना, ये सारी चीज़ें इक्वलिटी लाना, यानी कि वो नहीं कि डोमिनेशन है, उनको इक्वलिटी लाना उनका मतलब मेन एम था कि अपनी फैमिली में जो इक्वलिटी होनी चाहिए। यानी जैसे कि आपके भाई के साथ यानी कि बहन का और भाई का थोड़ा सा पहले से होता था डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन वो भाई का स्टेटस सेम, यानी वो चाहती थी कि अपने भाई के बराबर ही मुझे भी इक्वलिटी दी जाए। आगे हम बात करें तो इन्हीं वीमेंस के मोमेंट्स को फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया, यानी कि जो वीमेंस के लिए आवाज़ उठाया जिन मोमेंट्स ने, उन मोमेंट्स को फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया। यानी कि आप अगर पॉलिटिकल थियोरी है, यानी कि जो भी ऑप्शनल लेंगे तो अगर PSIR लेते तो उसमें एक फेमिनिज्म टॉपिक है, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें फेमिनिज्म का जो उसमें कहा गया, मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट ऐसे कुछ नाम है, उन्होंने कहा है कि अगर फेमिनिस्ट का उन्होंने मतलब कहा है कि जो है अगर फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि वीमेंस की आवाज़, मतलब उन्होंने कहा कि वीमेंस की आवाज़ का मतलब है कि वीमेंस को इक्वल बनाना, ना कि जो है एक तरीके से वीमेंस को डोमिनेशन नहीं करना है। फेमिनिज्म का मतलब ये है कि वीमेंस सिर्फ अपने ऊपर डोमिनेटेड हों, ना कि दूसरे के ऊपर। समझ रहे हैं ना, जैसे कि आज मेन है वो वीमेंस के ऊपर मैक्सिमम बायस नहीं समझना है, इक्वलिटी की बात कर रही हूँ। आपने रियल सोसाइटी में देखा होगा कि मेन के ऊपर जो है वीमेन के ऊपर मेन ऑलवेज डोमिनेटेड होता है। तो इसमें ये कहा गया फेमिनिज्म इक्वलिटी का मतलब ये कहा गया कि वीमेन किसी के ऊपर डोमिनेटेड ना हो, लेकिन सेल्फ के ऊपर अपना रूल कर सके कि अपने चॉइसेस क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर क्या हो, वो सारी चीज़ें उसके पास हो। तो ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता दिया है, ये सारी चीज़ें आपको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी।
और वैसे भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी भी किसी बहुत सारे उसमें ना मन में आता है कि ये फेमिनिस्ट है, तो फेमिनिस्ट का मतलब यही होता है कि वीमेंस को जो किसी को दूसरे को ऊपर नहीं रोल करना, डोमिनेशन नहीं करना है ना। उसमें फेमिनिस्ट का मतलब ये है कि वो सेल्फ का रूल कर सके, सेल्फ के राइट्स, सेल्फ की ड्यूटीज़ से अवेयर हो, ये मेन मकसद है। तो ये मतलब समझ में आया। आगे हम बात कर लें तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वीमेंस रोल इन पब्लिक लाइफ। यानी कि ये सारी चीज़ों से फिर जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होने लगा, जेंडर डिवीज़न का एक्सप्रेशन जो हुआ, इससे थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन उठे, तो इसके बाद वीमेंस का रोल पब्लिक लाइफ में इम्प्रूव हुआ। अब आपके मन में आ गया पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मतलब जो एक तरीके से पहले जेंडर बाइज्ड था, एक तरीके से कि सिर्फ वो मेन के लिए ही था, उसमें वीमेंस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे वीमेंस की तरफ भी शिफ्ट होने लगा, यानी कि इधर मेन है, यानी इधर मैट्रियार्की इधर पैट्रियार्की, पहले इधर ही जो टर्न था, अब थोड़ा थोड़ा इधर भी टिल्ट होने लगा। तो टिल्ट का मतलब थोड़ा सा बैलेंस बनाना। अभी भी वीमेंस का रोल तो बहुत कम है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो हम बात करते हैं, हाँ, वीमेन वर्किंग इन साइंटिस्ट, यानी कि आज को मैंने जो कि बताया कि अब तो हर कैटेगरी में वीमेंस का रोल बहुत अच्छा है। यानी कि वीमेंस डॉक्टर भी बनती, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स, यानी लेक्चरर, प्रोफेसर, सारी वो सारी करती हैं उनके लिए। और थोड़ा सा हाँ उनके लिए ये सूटेबल भी कहा जाता है, जो कि पहले उनके लिए सूटेबल नहीं कहा जाता था। पहले तो थोड़ा सा स्टार्टिंग हुआ जब वीमेंस को थोड़ा सा एक तरीके से ओपन यानी ओपननेस मिला, तो उनके लिए एक टीचर का बेस्ट जो है रिसोर्स कहा गया कि यानी उनके लिए टीचर की सेक्टर जो है बेस्ट है, और टीचर की सर्विस एकदम परफेक्ट है और अदर उसमें नहीं जा सकती। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज उनके लिए कोई हर सेक्टर सुटेबल कहा जाता है कि हाँ ठीक है वो कर सकती हैं। तो जो कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ बात करें, थोड़ा सा एक मिनट इस फोटो पे बाद में आते हैं, कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज द स्वीडन, आपने देखा होगा जो बिल्कुल ठंडे इलाके के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की बात करें, कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड का पार्टिसिपेशन वीमेन का बहुत अच्छा है। यानी कि अगर इंडिया में देखा जाए तो अगर वीमेंस का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ओनली 13% है, लेकिन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ 49%, 50%, 40 जो है 65%, ऐसे करके कंट्रीज़ में वहाँ पार्टिसिपेशन है वीमेंस का पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि पब्लिक सेक्टर में। यहाँ तो जबकि इंडिया में देखा जाए तो जो वीमेन का PLFR आता है, आप देखेंगे थोड़ा सा करंट अफेयर्स अवेयर होंगे, यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स रेट एक आता है, यानी कि ये सबके वीमेंस का और मेन का वो दिखाता है, क्या कहते हैं, स्टेटस रेट दिखाता है कि कितना कौन वर्किंग है। तो वर्किंग में देखा जाए तो यहाँ पर वीमेन का 42%, आप थोड़ा सा जो है इन्हांस हुआ, इम्प्रूव हुआ है, तो 42% वीमेंस का PLFR रेट है, यानी कि वीमेंस यानी कि इतने जो है वर्किंग है, यानी कि अर्निंग कर रही हैं, यानी कि जो कहते हैं ना आज तो डिफरेंट सेक्टर में वीमेंस का रोल दिखता है। तो वो और पहले तो बहुत कम था। तो इस फोटो को पहले कवर कर लेते हैं, इसमें क्या बता रहा है, तो इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि परसेप्शन ऑफ द आइडल वीमेन का जो परसेप्शन है नहीं सोसाइटी में, आप देखेंगे कि सोसाइटी में एक जो आइडल वीमेन का परसेप्शन तो अलग ही है, कि सोसाइटी में एक आइडल वीमेन का अभी भी सबके अंदर ख्वाहिश होती है कि आइडल वीमेन कैसी हो। तो उसमें बात करें तो जैसे यानी कि ये शांत, जैसे कि ये देखे ना शांति से चुपकी सी बैठी है, यानी कि अगर अभी भी देखेंगे कि अगर कोई लड़की बोलती है तो बहुत बोलती है। थोड़ा सा अब तो चीज़ें कम हो रही कब से, क्योंकि एजुकेशन बढ़ गया है, वीमेन अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं तो उनके पास बोलने का अपना पर्सनल राइट है, वो अपनी ओपिनियंस पर्सनली रखती हैं। जहाँ कहा जा रहा है कि टू द टीवी सीरियल मेकर्स द आइडल व्यूअर्स, यानी कि जो है वो टीवी सीरियल्स देखती हैं ऐसे, यानी शांति से बैठी होती हैं, ज़्यादा नहीं करती, यानी कि हर चीज़ों में टांग नहीं अड़ाती। उसके साथ हम बात करें टू द फैशन इंडस्ट्री, अगर फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें वीमेंस ऐसी होती हैं, आपने यानी कि सभी को अगर देखते हैं ना कि एक सुंदर लड़की तो ऐसी होगी, यानी कि लेकिन अगर उसको अपने घर में पर्सनली एक्सेप्ट करना हो तो ऐसी होनी चाहिए। आपने देखा ना कि अगर कोई लड़की सुंदर है तो उसको कहेंगे बहुत सुंदर है, ऐसी है। बट अगर वो इस तरीके से घर में होगी तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अगर वो इस तरीके से तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। यानी सोसाइटी के लिए तो एक आइडल वीमेन ये है, और ब्यूटी के लिए एक आइडल वीमेन है। यानी कि परसेप्शन कितने लोगों के ही बदलते हैं, यानी कि लोग ही खुद ही नहीं डिसाइड कर सकते कि वो उनको किस तरीके से लोग पसंद हैं।
आगे हम बात करें तो एक जो वो एक आइडल ब्राइड यानी एक आइडल जो वो क्या कहते हैं दुल्हन होती बहू होती है, उसको देखा जाए तो वो ऐसी होनी चाहिए, यानी कि बहुत सारे अपने साथ डावरी लेकर आए, पैसे लेकर आए, ये फ्रिज, टीवी, कार, ये सारी चीज़ें लेकर आए। अगर यहाँ पर एम्प्लॉयर की बात करें तो ऐसे यानी कि उनका हमेशा स्वागत हो। तो ये सारी चीज़ें यानी कि वीमेंस ये सारी चीज़ें हैं कि वाली सोसाइटी में आपने देखा कि आइडल का परसेप्शन कैसा है कि एक शांत वो इस तरीके से होनी चाहिए। अगर लेकिन ब्यूटी में देखा जाए तो इस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन घर में यानी कि एक हाउसवाइफ के उसमें देखा जाए तो इस तरीके से नहीं वो सब काम कर सके, इकट्ठा ही उसके लगता है 10-15 हाथ हो सकते हैं। और एक ब्राइड आइडल ब्राइड उसी को कहा जाता है नहीं जो बहुत सारे डावरी लेकर आती है। और एक आइडल एम्प्लॉई हो यानी कि अच्छी लड़की यानी कि जो काम करने वाली जो इस तरीके से उसका रोज़ स्वागत हो यानी कि इतने अच्छे वर्क करे, तो ये सारी चीज़ें हमारा भी ख्वाहिश होती है, तो इस तरीके से है। तो हम यहाँ थोड़ा सा फेमिनिस्ट की बात कर लेते हैं, एक टर्मिनोलॉजी दी गई है। तो यहाँ उसकी बात करें अ वीमेन और अ मैन हु बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन एंड मैन। यानी फेमिनिस्ट का मतलब है कि यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे मैन हो चाहे वीमेन हो, उसी को फेमिनिस्ट कहा गया है। आगे थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं, एक मिनट। यहाँ बात करें तो वीमेन फेस अगर पैट्रियार्कल की थोड़ा बात कर ले, अवर्स इन स्टिल इन मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि अगर देखा जाए इंडिया में भी पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सब चीज़ें बदल रही हैं, यानी कि इधर मैंने बताया ना कि इधर पैट्रियार्की इधर मैट्रियार्की है, तो इधर से अब चीज़ें पहले इधर जो इतना ज़्यादा टिल्टेड था ये वाला पोर्शन पूरा ऐसे ऐसे था, अब ये सारी चीज़ें ऐसे ना होकर के हल्का ऐसे हो रही हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसे यानी ऐसे ना होकर के थोड़ा ऐसे हो गई, तो इस तरीके से हो गया है। यानी कि थोड़ा अभी भी पैट्रियार्कल सिस्टम है, लेकिन अब एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वीमेन का सेल्फ डिपेंडेंसी हो गई, यानी फाइनेंशियल डिपेंडेंस हो गई वीमेंस, तो इसलिए थोड़ा सा सोसाइटी में चेंज हो गया है। अब यहाँ थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस पर। तो ये क्या कह रहा है कि वीमेन फेस डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज, यानी कि बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है वीमेंस का। तो जैसे डिस्क्रिमिनेशन में हम बात करें तो लिटरेसी को ही देख लो, अभी 2011 का डेटा है ये, अभी रिसेंट का डेटा नहीं आया, यानी कि रिसेंट जो सेंसस होता है इसका बहुत क्लियर वो होता है, इसको हम एक मतलब मानते हैं उसको क्या रजिस्टर्ड डेटा मानते हैं, यानी कि ऑफिशियली डेटा, यानी कहीं कोट करना होता है तो हम ऑफिशियल डेटा कोट करते हैं, नहीं ये हम वहाँ से उठा करके नहीं। तो यहाँ पर बात करें ये रिलेवेंट है तो अभी 2026 में रिसेंट में आ ही जाएगा, वो सेंसस होने वाला है, तो हम उसके डेटा को याद करेंगे फिर इनको भूल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इस पर बात करें 2011 का डेटा है इसमें, यानी उस टाइम उसमें देखा जाए तो वहाँ पर लिटरेसी रेट टोटल तो इंडिया के ऐसे देखा जाए तो 74% है, यानी टोटल लिटरेसी रेट। लेकिन जिसमें देखा जाए अगर वीमेंस की लिटरेसी रेट है तो 54% है, और मेन की लिटरेसी रेट है 84% समथिंग ऐसे है। इसमें तो क्या लिखा है डोंट नो अबाउट दिस, इसमें तो लिखा है लिटरेसी रेट अमंग द सॉरी ये 2011 का डेटा इसमें कोट किया गया, लेकिन हम 2001 का डेटा कोट किया गया है, लेकिन हम 11 का डेटा बता रहे हैं आपसे। यानी कि सेंसस आपको पता ही होगा कि हर 10 साल पे होता है, लेकिन अब इस बार रिसेंटली 2021 में होने वाला था, वहाँ कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया, फिर चीज़ें बदलती गई। 2024 में होने वाला था तो वहाँ पर इलेक्शन आ गया था लोकसभा का, आपको पता ही होगा। उसके आगे फिर 25 में होने वाला था, लेकिन 26 में डिलिमिटेशन कमीशन होने वाला, डिलिमिटेशन होगा, फिर से लोकसभा की सीटें सारी जगह फिक्स करी जाएंगी, तो इसलिए जो है 2006 में से पोस्टपोन कर दिया गया था। तो वहाँ का डेटा हम बता रहे हैं आपको कि अगर उसका डेटा आप देखेंगे यानी कि 74% टोटल लिटरेसी रेट है, लेकिन अगर वीमेंस का देखा जाए तो 70, तो इसका डेटा देखा जाए तो इसमें वीमेन का 67% है अप्रॉक्सीमेटली समथिंग, और मेन का देखा जाए तो 85% समथिंग, इतना लिटरेसी रेट है, यानी समथिंग आप देख सकते हैं 18% का गैप आ रहा है, लैग कर रहा। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। आई होप आपने इसे बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा इस टॉपिक को। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे नेक्स्ट डे। ये बैकग्राउंड नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसके आगे हम इस चैप्टर को फिर नेक्स्ट डे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और इस तरीके से मैं बिल्कुल इसे ईजी वे में कंप्लीट कराऊंगी सारी एनसीईआरटीज़। और आप जैसा कि मेरा प्रॉमिस भी है आपसे कि प्रीलिम्स जो यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पूरा प्रीलिम्स मैं कवर कराऊंगी। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा आप इसे तब तक पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास 10 मंथ का टाइम है, तो आई होप आप इसे बेसिक्स कवर हो जाएगा। तो हम फिर उसके बाद जो वन लाइनर सारे टॉपिक्स आपको जो भी देंगे आप उसे पढ़ करके थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।